जिस्म फरोशी ख्वाहिश या मजबूरी। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी और कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा मत करना प्लीज़। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था, उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया, मैं कार में बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला और कहा, हाथ मुंह धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया और कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई और बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। मैं पूछ सकता हूँ कि करती क्यों हो ऐसा? क्यों बेचती हो अपने जिस्म को? छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, मैं सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं तो मुझे वापस छोड़ आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और 10,000 निकाले, उसके हाथ पर रख दिए। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये मुझे पैसे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की। वो अपने आंसू रोक के बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है इस ज़िंदगी ने। ये सुनना था कि उसकी नम आंखें हो गईं, जैसे कोई क़यामत ही टूट गई हो उस पर। इस पर मैं समझ चुका था कि कोई बड़ा दुख लिए वो घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ आए वापस। मैंने उसे बैठने का कहा और बताया, मेरा नाम शज्जा है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। जब उसे यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो वो मुझे बताने लगी कि उसका शौहर मर गया है, उसकी 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया, माँ बाप उसके फोत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने उसके साथ ज़्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सबने मुझे ही गलत कहा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दूर के एक रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके बच्चे भी थे। उन बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया, फिर वो शौहर भी फोत हो गया। बेटियों को लिए मैं दर बदर के धक्के खाने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी, एक साहिब आए और कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात की सताई हुई, और क्या करती, आखिर साथ चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया हुआ है, बेटियों को मैं अकेला छोड़ आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेहिसी को महसूस कर रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, शज्जा तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। उसकी बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। मैंने उन्हें अपने साथ लिया, ऑफिस के ऊपर वाले कमरे में कहा, सो जाएं। वो मुसलसल ही रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर न जाने उसने कितनी ही दुआएं दी। ये तो थी इस बेबस औरत की कहानी, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ इंसान मिल गया और उसे दलदल से निकाल लाया। मगर हर जगह हर किसी को ऐसा इंसान नहीं मिलता। मैंने ऐसी भी लड़कियों को देखा है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती हैं।
مجھے طلاق دے دو، تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا گھر جلا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سب کچھ تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں، اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہوتا ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جٹھانی سے لڑائی، ہر گھر کی یہی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجاڑنا نہیں ہے۔